हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है, चलिए बहुत सुंदर। तो बच्चे आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। और ये इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर जो है जस्ट शेयर पे बेस्ड है। आपको अगर शेयर समझ में आया है तो ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया है तो भी समझ में आएगा। मतलब ये चैप्टर जो है जितना आपने शेयर में मेहनत किया है उसका बस 1/4 मेहनत इस चैप्टर में करना है। शेयर अगर आपने 1 महीना पढ़ा है तो डिवेंचर बस आपको 1 सप्ताह पढ़ना है। शेयर से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल, डिवेंचर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल शेयर और डिवेंचर मिला के 24 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे आज हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ने जा रहे हैं, और इशू ऑफ डिवेंचर बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ चैप्टर को आप अच्छे से समझिएगा। चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि चैप्टर का एक सिंगल पॉइंट भी अधूरा रह जाए। हर कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे। चलिए पेन और पेपर जरूर निकाल लीजिएगा, मेरे साथ साथ समझिएगा पहले, उसके बाद जहां पे लिखने की रिक्वायरमेंट होगा लिखिएगा। समझना सबसे पहले जरूरी है। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का मीनिंग क्या है, डिवेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज फीचर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कितने तरह के होते हैं, और जब कंपनी डिवेंचर पार पे इशू करेगी तो जनरल एंट्री क्या होगा, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, 1 बाय 1 इन टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चे मीनिंग ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का मीनिंग क्या है? तो आपको मैं बता दूं, जैसे कंपनी शेयर इशू करके फंड रेज करती है, ऐसे ही कंपनी डिवेंचर इशू करके भी फंड रेज करती है। और डिवेंचर जो है ये बोरोड फंड है। डिवेंचर एक तरह से लोन है कि कंपनी पब्लिक को डिवेंचर इशू की है और पब्लिक से फंड रेज की है एज अ लोन। डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करती है। समझ में आया ना? शेयर जो है कैपिटल का पार्ट है, डिवेंचर लोन का पार्ट है। जिसको डिवेंचर इशू करते हैं वो डिवेंचर होल्डर कहलाता है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्रेडिटर होता है, कंपनी डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करती है, और वो इंटरेस्ट का नेचर क्या होगा? चार्ज नेचर का। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पे करना जरूरी है, कंपलसरी है। चलिए मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, अ डिवेंचर इज अ रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट टेकन बाय अ कंपनी एज दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। बच्चे डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक रिटेन एक्नॉलेजमेंट है, डेप्ट टेकन बाय अ कंपनी। कंपनी ने पब्लिक से डेप्ट लिया है, इसका रिटन एक्नॉलेजमेंट डिवेंचर है। डिवेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट टेकन बाय अ कंपनी एज दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ कंपनी। कंपनी का स्टाम्प लगा होता है डिवेंचर सर्टिफिकेट पे। सेकेंड पॉइंट है, डिवेंचर सर्टिफिकेट, डिवेंचर सर्टिफिकेट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। बच्चे कंपनी जिसको डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, और उस सर्टिफिकेट पे पूरा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी कब रिटर्न करेगी, कितने % पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी, ये सारी बातें लिखा होता है। तो डिवेंचर सर्टिफिकेट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, कब आपका पैसा रीपे करेगी कंपनी, ऑफ द प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट, कब रिटर्न किया जाएगा प्रिंसिपल सम, किस डेट को, टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के पेमेंट के बारे में, एट फिक्स परसेंटेज, जो फिक्स परसेंटेज होता है उसके हिसाब से। अगर हम नॉर्मली आपको समझाएं तो इतना समझिए कि कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है, ये डिवेंचर बोरोड फंड है। क्या है डिवेंचर? बोरोड फंड है। शेयर जो है वो ओनर्स फंड है,
कैपिटल का पार्ट है, और डिवेंचर बोरोड फंड है, दैट इज लोन का पार्ट है। कंपनी के लिए डिवेंचर लोन है। कैसा लोन है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटी समझते हो? नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है? ऐसा लाइबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करते हैं उसको नॉन करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। डिवेंचर नॉन करेंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। जिसको कंपनी डिवेंचर इशू करती है, जिसको कंपनी डिवेंचर इशू करती है वो क्या कहलाता है? डिवेंचर होल्डर कहलाता है। डिवेंचर होल्डर। और डिवेंचर होल्डर जो होता है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, और कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। और वो इंटरेस्ट का नेचर कैसा होता है? चार्ज नेचर का। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पे करना कंपलसरी होता है। बच्चे डिवेंचर कंपनी इशू करती है, डिवेंचर बोरोड फंड का पार्ट है, डिवेंचर लोन है, नॉन करेंट लायबिलिटीज है। जिसको कंपनी डिवेंचर इशू करती है उसको डिवेंचर होल्डर कहते हैं। डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्रेडिटर होता है। कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करती है। शेयर पे क्या पे करती है? डिविडेंड। डिवेंचर पे इंटरेस्ट, और डिवेंचर का इंटरेस्ट चार्ज नेचर का होता है। आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था ना, चार्ज और एप्रोप्रिएशन, कि चार्ज मतलब ऐसा एक्सपेंस जो पे करना कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट चार्ज नेचर का होगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? डन? ओके। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिवेंचर्स के फीचर्स क्या है, ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए, डिवेंचर पहला पॉइंट है, डिवेंचर इज इशूड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। डिवेंचर जो कंपनी इशू करती है किस फॉर्म में? सर्टिफिकेट के फॉर्म में। कि हम जिससे फंड रेज करते हैं एज अ लोन, पब्लिक की बात करें, उसको कंपनी डिवेंचर इशू करती है एज अ सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट जो है क्या है? रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट टेकन बाय कंपनी। कि कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है उसका वो लिखित प्रमाण है। समझ गए बात ना? ऋण प्रमाण पत्र, डेप्ट सर्टिफिकेट, कि हम आपसे पैसा लिए हैं, इसका ये रिटन प्रूफ है डिवेंचर। तो डिवेंचर सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू होता है। A debenture is issued by the company under the seal of company। कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है उस पर कंपनी का स्टाम्प होता है, मुहर होता है। बच्चे मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा डिवेंचर का? नॉर्मल कंपनी जब डिवेंचर इशू करेगी, नॉर्मल कंपनी मतलब ऐसे कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंगेज नहीं है उसको नॉर्मल कंपनी करे, उन नॉर्मल कंपनी के लिए डिवेंचर मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए इशू हो जाएगा। मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। इन केस ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स मैक्सिमम टाइम पीरियड डिवेंचर्स का रिडम्पशन का 10 ईयर्स होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंगेज है, जैसे रोड बनाने में है, ब्रिज बनाने में है, ऐसे कंपनी डिवेंचर्स इशू करेगी 30 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। इसके बाद है डिवेंचर्स आर इशूड विथ अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड कूपन रेट। बच्चे डिवेंचर जो कंपनी इशू करती है वो स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू करती है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कूपन रेट। और वो स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब फिक्स्ड रेट होता है। डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड रेट होता है। हमेशा डिवेंचर के आगे एक परसेंटेज लगा होगा, और जैसे प्रेफरेंस शेयर में लगा होता था, और वो परसेंटेज इंडिकेट करेगा कि कंपनी इस डिवेंचर होल्डर्स को इतना % पर एनम इंटरेस्ट पे करती है। जैसे एक एग्जांपल तौर पे सोचो बच्चे कि आपको अगर 10% डिवेंचर लिखा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी डिवेंचर पे 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करती है। 12% डिवेंचर है, इट मीन्स कंपनी 12% पर एनम इस डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करेगी। तो डिवेंचर के आगे हमेशा एक प्रीफिक्स यूज रहेगा, वो प्रीफिक्स परसेंटेज के टर्म में इंडिकेट करेगा कंपनी इस डिवेंचर पे इतना % पर एनम इंटरेस्ट पे करती है। तो डिवेंचर एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू होता है, उस रेट को हम लोग कूपन रेट कहते हैं। डिवेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय
चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। बच्चे जनरली डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, मतलब सिक्योर्ड मतलब कंपनी डिवेंचर होल्डर्स के पास अपना कोई एसेट्स गिरवी रखती है। जैसे बच्चे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक में अपने ज़मीन का कागज़ गिरवी रखते हैं ना, ऐसे ही कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को जब डिवेंचर इशू करती है पब्लिक को तो उनके पास अपना कोई प्रॉपर्टी का पेपर गिरवी रखती है, तो डिवेंचर होल्डर जनरली सिक्योर्ड होते हैं। शेयर होल्डर सिक्योर्ड नहीं होते, वो अनसिक्योर्ड है, बट डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड होते हैं। फंड रेज्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर आर लॉन्ग टर्म नेचर। जैसे बच्चे कंपनी डिवेंचर इशू करके जो फंड रेज करती है ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, इसलिए किस कैटेगरी में जाता है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। कंपनी डिवेंचर जो इशू करती है ये किस कैटेगरी में रखा गया है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर में, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, किसमें? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया? डन? ओके। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे कि डिवेंचर के टाइप्स कितने होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि प्रेफरेंस शेयर में मैंने आपको टाइप्स पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर था ना, 8 तरह के। ऐसे ही डिवेंचर के भी टाइप्स होते हैं, डिवेंचर भी 8 टाइप्स के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से डिवेंचर के टाइप्स हैं। पहला है सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर। बच्चे सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है? ऐसा डिवेंचर होल्डर्स जिसके पास कंपनी का कोई एसेट्स गिरवी होता है उसे सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं। जिसके पास कंपनी का कोई एसेट्स मॉर्गेज होता है, जैसे हम बैंक में लोन लेते हैं तो जमीन का कागज मॉर्गेज रखते हैं ना, ऐसे ही वो डिवेंचर होल्डर्स जिनके पास कंपनी ने जब डिवेंचर इशू करके फंड रेज किया तो बदले में कोई असेट्स मॉर्गेज रखा है कि इन केस डिवेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं रिटर्न किया जाएगा तो डिवेंचर होल्डर्स उस एसेट्स को बेच के अपना फंड क्या करेगा? रियलाइज कर लेगा। तो ऐसे डिवेंचर होल्डर्स जिनके पास कंपनी कोई एसेट्स गिरवी है उसे सिक्योर डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं, उसी को मॉर्गेज डिवेंचर कहते हैं, ठीक है। दूसरा है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स को बच्चे हम लोग अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स को हम लोग नेग्ड डिवेंचर भी कहते हैं। नेग्ड मतलब ऐसे डिवेंचर होल्डर्स जिनके पास कंपनी का कोई एसेट्स गिरवी नहीं है, मॉर्गेज नहीं है, उसे अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं। जिस डिवेंचर होल्डर्स के पास कंपनी का कोई एसेट्स गिरवी है, मॉर्गेज है, उसे सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स, और ऐसे डिवेंचर होल्डर्स जिनके पास कंपनी कोई एसेट्स गिरवी नहीं है, मॉर्गेज नहीं है, उसे अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब सुनो बच्चे, जनरली डिवेंचर होल्डर्स क्या होंगे? सिक्योर्ड की अनसिक्योर्ड? तो जनरली डिवेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड होते हैं। जनरली उनके पास कंपनी का कोई एसेट्स गिरवी होता है, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं जनरली डिवेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड होंगे। मैंने लिख दिया जनरली सिक्योर्ड होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बच्चे 2 कैटेगरी, ये दोनों एक जैसा था, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? ऐसे डिवेंचर होल्डर्स जिनका नाम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर में लिखा होता है कि कंपनी किसको डिवेंचर इशू की है, उसे रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं। और एक ऐसा डिवेंचर होल्डर्स जिसमें कंपनी ने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है कि किसको डिवेंचर इशू की है, बस सर्टिफिकेट के फॉर्म में था, जो पैसा दिया बस सर्टिफिकेट लेके चला गया, कंपनी ने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया है अपने पास, उसे अनसिक्योर्ड कहते हैं। और अनसिक्योर्ड वाले में एक रिस्क था कि अगर कंपनी रिकॉर्डिंग नहीं किया है और आपका डिवेंचर कोई चोरी कर लिया, खो गया, और जो लेके जाएगा कंपनी के पास, कंपनी उसको पैसा दे देता था। मतलब बियरर वाले में एक रजिस्टर्ड था, दूसरा बियरर था। रजिस्टर्ड वाले में जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन है वो रजिस्टर्ड हुआ, और जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन नहीं है उसको बियरर कहते थे। जैसे एक एग्जांपल दें, ट्रेन टिकट का, रेलवे स्लीपर का जिसको टिकट इशू करती है अपने पास जानकारी रखती है कि उसने, रेलवे ने स्लीपर का टिकट किसको दिया है। जब आप टिकट लेने जाओगे तो फॉर्म फिल करके अपना डिटेल भरना पड़ता है। अगर आपका टिकट खो भी गया ना और कोई बैठ गया तो टीटी आएगा, बोलेगा टिकट दिखाइए, टिकट देखेगा, साथ में आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट मांगेगा, उससे मैच करेगा। तो मतलब कि उसमें चोरी के चांस बहुत कम होते थे, चोरी होने पे भी दूसरा कोई उसका यूज नहीं कर पाता था। बट रेलवे जनरल डब्बे का टिकट किसको देता है?
ये रेलवे इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता है, बस काउंटर से सेल करता है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया अपने पास, और वो खो गया तो जिसको मिला वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, वो हुआ बियरर। तो रजिस्टर्ड मतलब कंपनी किसको डिवेंचर इशू कर रही है उसका नाम रजिस्टर्ड मेंशन की है, वो हुआ रजिस्टर्ड। और बियरर में अपने पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया है, बस जो आया सर्टिफिकेट लेके चला गया, कंपनी को पैसा देके, कंपनी रिकॉर्डिंग नहीं किया, उसे बियरर कहते हैं। जनरली डिवेंचर होल्डर्स रजिस्टर्ड होते हैं बच्चे, जनरली डिवेंचर होल्डर्स रजिस्टर्ड होते हैं। एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है? ऐसे डिवेंचर होल्डर्स जिसका प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी एक फिक्स टाइम पीरियड बाद रीपे कर देती है, रिटर्न कर देती है, उसे रिडीमेबल डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं। और ऐसा डिवेंचर होल्डर्स जिसका प्रिंसिपल अमाउंट जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तभी वापस किया जाएगा, उसे इररिडीमेबल डिवेंचर्स कहते हैं। मतलब ऐसा डिवेंचर होल्डर्स जिसका प्रिंसिपल अमाउंट जब कंपनी एक फिक्स टाइम पीरियड बाद रिटर्न कर दे, जैसे 5 साल 10 साल, तो ये हुआ रिडीमेबल। और इररिडीमेबल जिसका प्रिंसिपल अमाउंट जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तभी वापस किया जाएगा, उसे इररिडीमेबल डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं। बच्चे जनरली डिवेंचर होल्डर्स रिडीमेबल होते हैं, जनरली डिवेंचर होल्डर्स रिडीमेबल होते हैं, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्टाइबल और नॉन कन्वर्टाइबल। बच्चे ऐसे डिवेंचर होल्डर्स जिनके पास राइट होता है कि वो अपने डिवेंचर्स को बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कन्वर्टाइबल हो गए। और जिन डिवेंचर होल्डर्स के पास इक्विटी शेयर में कन्वर्जन का राइट नहीं है, वो नॉन कन्वर्टाइबल हो गए, ठीक ना। तो जनरली डिवेंचर होल्डर्स जनरली डिवेंचर होल्डर्स नॉन कन्वर्टाइबल होते हैं। जब तक आपको हम ऑप्शन नहीं दें तब तक आप डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ कन्वर्टाइबल डिवेंचर, अगर आप कन्वर्टाइबल डिवेंचर हो, मतलब आपको हम कन्वर्टाइबल डिवेंचर इशू किए हैं, तो कन्वर्जन जो होगा वो पॉसिबल है अलॉटमेंट के 18 महीने बाद, बट 36 मंथ से पहले। मतलब कन्वर्जन जो होगा वो पॉसिबल होगा 18 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट, बट बिफोर 36 मंथ। जैसे जिसको भी कंपनी कन्वर्टाइबल डिवेंचर देगी, अलॉटमेंट के 18 महीने बाद ही वो कन्वर्जन कर सकता है, बट अलॉटमेंट के 36 मंथ से पहले, मतलब 1.5 साल से 3 साल के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसी में कन्वर्जन होगा, ठीक है। ओके, और रिडीमेबल डिवेंचर्स में याद रखना, रिडीमेबल डिवेंचर्स में कि जो रिडीमेबल डिवेंचर होगा वो नॉर्मल कंपनी के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है वो 10 इयर्स का होगा। 10 साल से अधिक के लिए रिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं हो सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए 30 इयर्स का है कि वो 30 साल से ज़्यादा के लिए इशू नहीं कर सकते। क्योंकि देखो बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, ऐसे कंपनी जो रोड बनाने में इंगेज है, ब्रिज बनाने में इंगेज है। अब ऐसे कंपनी को 5-10 साल तो लग जाता है रोड, मतलब ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, तो आपका पैसा जो ली है तुरंत कैसे वापस करेगी? कुछ कमाएगी तब तो वापस करेगी, तो इसलिए उसमें 30 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक ना। तो बच्चे समझ में आ गया। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, जिसके पास कोई एसेट्स गिरवी हो वो सिक्योर्ड, जिसके पास कोई एसेट्स गिरवी नहीं हो वो अनसिक्योर्ड। जनरली डिवेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड और बियरर, जिस डिवेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी अपने डायरी में लिखा है वो रजिस्टर्ड, और जिसमें डिवेंचर इशू किया है बट अपने डायरी में कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया वो बियरर। जनरली डिवेंचर होल्डर्स रजिस्टर्ड होते हैं। नेक्स्ट है रिडीमेबल, इररिडीमेबल, जिन डिवेंचर होल्डर्स का पैसा एक फिक्स टाइम पीरियड बाद कंपनी रिटर्न कर देगी वो रिडीमेबल, जिसका पैसा जब कंपनी वाइंड अप होगी तब वापस किया जाएगा उसे इररिडीमेबल। जनरली डिवेंचर होल्डर्स रिडीमेबल होते हैं। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, जिन डिवेंचर होल्डर्स के पास राइट है कि वो अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कन्वर्टिबल, जिसके पास राइट नहीं है कन्वर्जन का वो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ डिवेंचर को, टाइप्स ऑफ डिवेंचर नोट करिए। हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट बच्चे, अब हमारा है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखते हैं। शेयर्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है? शेयर्स तो ऑलरेडी आप पढ़े हैं और डिवेंचर अभी पढ़ रहे हैं। तो बच्चे शेयर्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है देखिए, बेसिस के साथ मैंने आपको बताया है कि देखो, कैपिटल वर्सेस लोन, क्या कैपिटल है क्या लोन है। बच्चे शेयर जो है
आपका वो पार्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल का पार्ट है। और डिवेंचर किसका पार्ट है? लोन का। शेयर कैपिटल का पार्ट है और डिवेंचर लोन का पार्ट है। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, बच्चे कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। जैसे शेयर होल्डर जो होता है वो कैपिटल का पार्ट है और शेयर होल्डर्स कंपनी का ओनर होता है, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्रेडिटर होता है। जो शेयर होल्डर्स होता है बच्चे, शेयर होल्डर्स जिसको शेयर कंपनी इशू करती है उसको शेयर होल्डर कहते हैं और शेयर होल्डर्स कंपनी का ओनर होता है। तो कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर पे डिविडेंड पे करती है और डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है और वो इंटरेस्ट का रेट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो शेयर का रिटर्न जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है। यहाँ पे मैंने इक्विटी शेयर के कंपेरिजन में लिखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएट करता है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा मिलेगा, कम हुआ तो कम मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, बट प्रेफरेंस शेयर का फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम केवल शेयर और डिवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो शेयर में डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएट करता है और डिवेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स होता है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स होता है और वो इंटरेस्ट जो फिक्स रहता है बच्चे, ये चार्ज नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? चार्ज नेचर का। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पे करना क्या है? कंपलसरी है। नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बच्चे, शेयर होल्डर जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं। मतलब कि कंपनी को जब लॉस होता है ना तो शेयर होल्डर्स के पैसे डूबने के चांस रहते हैं, बट डिवेंचर होल्डर्स जनरली सिक्योर्ड होते हैं। कंपनी का कोई एसेट डिवेंचर होल्डर्स के पास गिरवी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इशू टू पब्लिक। बच्चे शेयर जो पब्लिक को इशू होता है केवल एट पार होता है और एट प्रीमियम होता है। शेयर पब्लिक को डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। ये बताओ शेयर डिस्काउंट पे इशू किसको होता है? केवल जो कंपनी के एम्प्लॉय और डायरेक्टर हैं और उस शेयर को क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। लॉक इन पीरियड कितना होता है स्वेट इक्विटी शेयर में? 3 ईयर्स का। ठीक है, ओके। तो शेयर पब्लिक को इशू एट पार और एट प्रीमियम होता है, बट डिवेंचर जो है वो इशू एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है और एट डिस्काउंट होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि डिवेंचर में आपको डिवेंचर इशूड एट पार पढ़ना है, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम पढ़ना है, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट पढ़ना है। नेक्स्ट, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट किसके पास होता है बच्चे? शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है, राइट टू वोट इन कंपनीज मीटिंग। शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है बट डिवेंचर होल्डर्स हैज नो राइट टू वोट। वोटिंग राइट नहीं होता है। शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, डिवेंचर होल्डर्स नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिख लो, जिसको कंपनी शेयर इशू करती है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर्स कंपनी क्या होता है? ओनर होता है। जिसको डिवेंचर इशू करती है कंपनी उसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर होल्डर। क्या बोलते हैं? जिसको कंपनी डिवेंचर इशू करती है उसको डिवेंचर होल्डर। और डिवेंचर होल्डर्स कंपनी क्या होता है? क्रेडिटर होता है। डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्रेडिटर होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। बेसिक डिफरेंस है शेयर्स और डिवेंचर में। हो गया? डन? ओके। नेक्स्ट बच्चे हमारा है इशू ऑफ डिवेंचर। अब इशू ऑफ डिवेंचर में हम जनरल एंट्री की बात करते हैं। अब देखो डिवेंचर का जनरल एंट्री जो है ना बच्चे बहुत इजी है। जैसे आपको शेयर के 8 एंट्री याद है, तो शेयर के 8 एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, था ना? फिर ऐसे ही शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट जो था ना। तो आपको ध्यान रखना है ये कि जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन था तो जहाँ पे शेयर एप्लीकेशन था वहाँ पे अब आपको बोलना है डिवेंचर एप्लीकेशन। जैसे 8 एंट्री लिख लो और हर जगह शेयर काट के डिवेंचर कर दो, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जहाँ था अब क्या हो जाएगा? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। जहाँ पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल था वहाँ पे हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर कैपिटल नहीं है इसलिए डिवेंचर में कैपिटल मत लगाइएगा, वहां पे डिवेंचर अकाउंट। फिर जहां पे था शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल वहां पे हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर पैसा मिलेगा बैंक टू, जहां शेयर अलॉटमेंट था वहां हो जाएगा बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। मतलब आपको शेयर के 8 एंट्री लिख के शेयर कट करके वहां डिवेंचर कर दीजिए और जहां शेयर कैपिटल है वहां पे ओनली डिवेंचर कर दीजिए। जो 8 एंट्री बनेगा वही डिवेंचर के 8 एंट्री है। जस्ट शेयर की तरह सिमिलर है और शेयर से बहुत कम मेहनत करना है इस चैप्टर में। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़िएगा नहीं, मन लाग पढ़िएगा तभी अच्छे मार्क्स आएगा, ठीक ना? चलिए
देखिए क्या एंट्री होगा। जैसे मान लो बच्चे कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, इसमें भी वही सेम सिचुएशन कि 8 एंट्री होगा, 2 एप्लीकेशन में, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, ठीक ना। हर केस में 2 एंट्री होगा, एक बैंक एक ड्यू, एप्लीकेशन में पहले बैंक देन ड्यू, बाकी सब में ड्यू पहले बैंक बाद में। इसमें भी वही कहानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा अगर, तो किसी को कम अलॉट किए तो उसका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, किसी को नहीं अलॉट किए तो उसका पैसा वापस करेंगे, ठीक है। चलिए जाना एंट्री देखते हैं क्या होता है। देखो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपको ध्यान रखना है कि पहले नॉर्मली समझ लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अकाउंट। जब एप्लीकेशन, जैसे शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, ऐसे डिवेंचर एप्लीकेशन को डिवेंचर अकाउंट में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जब अगर मान लो किसी को आपने डिवेंचर अलॉट नहीं किया इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और उसका पैसा वापस करोगे, तो एप्लीकेशन के सेकंड एंट्री में ही यहाँ पे टू बैंक कर दोगे। मैंने अलग से एंट्री कर दिया डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। अगर किसी को डिवेंचर नहीं दिए हैं उसका पैसा वापस करेंगे तो उसका भी एंट्री करेंगे, ठीक ना। ओके, एक बात ध्यान रखना है कि डिवेंचर के आगे हमेशा एक प्रीफिक्स यूज करना है परसेंटेज के तौर पर। वो परसेंटेज क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा उतना परसेंट लगाइएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं 10%, तो ऐसे लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर अगले एंट्री में फिर ऐसे ही 10%, ठीक है ना, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। फिर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, मतलब हमेशा डिवेंचर के आगे एक प्रीफिक्स लगाइएगा, परसेंटेज के तौर पे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक ना। जैसे बैंक डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, फिर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, यदि पैसा रिफंड किए हैं जिसको डिवेंचर अलॉट नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, 3 एंट्री हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चे ऑन ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑन पार्शियली एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, जैसे मान लो किसी ने जितना अप्लाई किया उससे कम उसको अलॉट किए, तो उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ना अलॉटमेंट में, तो उसका एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जैसे मान लो 10% है तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जब अलॉटमेंट मांगेंगे, अलॉटमेंट अगर किसी से मांगेंगे तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 10% हम एज्यूम करके बता रहे हैं कि मान लो क्वेश्चन में 10% है तो हमेशा डिवेंचर के आगे 10% लगाइएगा, ठीक ना। 8% रहेगा तो 8 लगाइएगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। इसको नोट करिए, इस एंट्री को नोट करिए। ओके, नेक्स्ट, ऑन मेकिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, जब फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब सेकेंड कॉल मांगेंगे 10% डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। जब सेकेंड कॉल का पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट। ये एंट्री होगा, आपको इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक एंट्री है। मतलब आपको ध्यान देना है जो शेयर के टाइम में था वही डिवेंचर के टाइम में रहेगा, बस जहां पे शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड कॉल था वहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर सेकेंड कॉल। जहां पे शेयर कैपिटल था वहां पे डिवेंचर लगाइएगा, ठीक है ना। ये बेसिक एंट्री है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और हमारा टॉपिक आज का है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। बच्चे पार का मतलब आपको पता है ना, पार का मतलब क्या होता है, एट फेस वैल्यू, एट फेस वैल्यू, कि जितने का डिवेंचर है उतने में ही इशू किए। जैसे मान लो बच्चे अगर 100 रुपये का डिवेंचर 100 रुपये में इशू किए तो एट पार इशू किए, 100 से ज़्यादा में इशू करेंगे तो प्रीमियम, 100 से कम में इशू करेंगे तो डिस्काउंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गोविंद लिमिटेड
इशूड 5000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। कंपनी इशू की 5 डिवेंचर 9% वाला। देखो इसमें 9% दिया है तो आप हर क्वेश्चन में 9% लगाओगे। ऑफ 100 ईच 100 का है। एट पार 100 डिवेंचर 100 में इशू किया। पैसा कैसे मिलेगा? 20 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 30, फाइनल कॉल पे 30। ये पैसा ऐसे मिलेगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी इशू की इशूड 5000, कंपनी इशूड 5000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 100 का एक डिवेंचर है एट पार। 100 का डिवेंचर 100 में इशू किया। पैसा कैसे मिलेगा बच्चे? एप्लीकेशन पे गिवन है कि 20 रुपया मिलेगा, ठीक है। अलॉटमेंट पे भी गिवन है कि 20 रुपया मिलेगा, ओके। फर्स्ट कॉल पे 30 रुपया, फाइनल कॉल पे भी 30 रुपया, ओके। फर्स्ट कॉल पे 30 रुपया, फाइनल कॉल पे 30 रुपया। जोड़ के देखिए कितना हो गया? 100 रुपया पूरा हो गया ना। मतलब जितने का था उतने में इशू किए, ओके। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिवेंचर। यहां पे देखिए एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है पब्लिक के साइड से, ये हुआ है 6000 डिवेंचर के लिए। तो तुरंत जब भी एप्लीकेशन रिसीव करना ना, तुरंत अपना ध्यान ले जाना इशूड पे कि मैंने इशू कितना किया था। कितना इशू किए थे? 5000। और एप्लीकेशन कितने के लिए मिला है? 6000 के लिए। जा देखो बच्चे, आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 6000 के लिए और आपने इशू किया था 5000। बताइए, जब आप एप्लीकेशन रिसीव्ड को इशू से कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा वर्ड क्लिक कर रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन। कि सर मैंने तो इशू किया था 5000 और एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 6000 शेयर के लिए, मतलब जितना इशू किए थे उससे ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैं गलती से शेयर बोल दे रहा हूँ क्योंकि लगातार शेयर 1 महीने से पढ़ाया हूँ, तो मैं एक आध बार गलती से शेयर बोलूँ तो आप समझ लेना सर डिवेंचर बोलना चाह रहे हैं, ठीक ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कॉपी में शेयर प्रैक्टिस किए हैं तो हर जगह डिवेंचर बोले शेयर लिख दीजिएगा। नहीं, आपको डिवेंचर लिखना है। हमसे मिस्टेक हो चलेगा, ठीक ना, आपसे नहीं, ओके। तो कंपनी डिवेंचर इशू किया था 5000, एप्लीकेशन मिला 6000 के लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन है। जो ही ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या सिखाए थे? ओवर सब्सक्रिप्शन जो ही होगा तुरंत क्या करना है? लेफ्ट में लिखना है अप्लाइड और राइट में लिखना है अलॉटेड, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 4500 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड फुल। 4500 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड फुल। बच्चे, जिसने 4500 के लिए अप्लाई किया उसको 4500 डिवेंचर्स अलॉट कर दिए, ओके। एप्लीकेशन फॉर 800 डिवेंचर्स वर अलॉटेड ओनली 500। जिसने 800 के लिए अप्लाई किया उसको केवल 500 ही अलॉट किए, ओके। एप्लीकेशन फॉर 700 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड। बच्चे, जिसने 700 के लिए अप्लाई किया उसको नील, उसको एक ही डिवेंचर नहीं दिए। एप्लीकेशन मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, अच्छा, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टुवार्ड्स अलॉटमेंट। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो एडजस्ट करना है किस में? अलॉटमेंट में। मतलब अगर किसी पर का पैसा एक्स्ट्रा है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, ओके। पास जर्नल एंट्री करना है। एज्यूमिंग दैट मनी ड्यू वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 डिवेंचर। मतलब कि 200 डिवेंचर पे 200 पे फाइनल कॉल नहीं मिला। 200 पे फाइनल कॉल नहीं मिला, बाकी सारा पैसा मिल गया, ओके। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉल तक सारा पैसा मिल गया, केवल फाइनल कॉल नहीं मिला 200 पे, ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे? एप्लीकेशन मनी मिला है उससे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसको कंप्लीट करिएगा सबसे पहले। देखो, इसने 40 ओवरऑल अप्लाइड कितना हो गया? 6000 और ये 5000 इशूड के बराबर। देखो बच्चे, इसने अप्लाई किया 4500 के लिए, इसको 4500 दे दिए पहले ग्रुप को, इससे कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। इसने 800 के लिए अप्लाई किया, इसको 500 दिए, तो अप्लाई 800 के लिए किया तो हमको एप्लीकेशन मनी तो 800 पे दिया, बट हम उसको अलॉट 500 ही किए, उसके 300 डिवेंचर का पैसा क्या है? एक्स्ट्रा है।
300 डिवेंचर पे उसका एप्लीकेशन का 20 रुपया के हिसाब से 6000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। हम उससे बोले ये पैसा तुम्हारे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। बोला सर चेक करिए कितना अलॉटमेंट बना। हम उसको अलॉट किए 500 डिवेंचर, 500 डिवेंचर पे अलॉटमेंट 20 के हिसाब से, 20 के हिसाब से उसका अलॉटमेंट बना 10,000। अलॉटमेंट ड्यू मतलब इतना बना 10,000 और उसका पैसा है एक्स्ट्रा 6,000। ये क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे किस में, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक ना। ओके, इसके बाद उसके बाद इस ग्रुप ने 700 के लिए अप्लाई किया, उसको एक भी डिवेंचर नहीं दिए। तो सर 700 के लिए अप्लाई किया तो आपको एप्लीकेशन मनी तो दिया 700 पे ये 20 के हिसाब से, बट आप उसको डिवेंचर नहीं दिए तो उसका 14,000 क्या करिएगा, रिफंड करिएगा। क्या करिएगा, रिफंड। ऐसे ग्रुप अगर किसी ने अप्लाई किया और आपने उसको डिवेंचर नहीं दिया, उसका पैसा वापस करिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फ्रेश पेज लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी सॉल्व करिएगा आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के करिएगा, ठीक है ना। जब भी सॉल्व करिएगा तो आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के अच्छे से सॉल्व करिएगा। चलिए हाँ, यहाँ पे लिखिए जर्नल एंट्रीज। हम बिना फॉर्मेट के करेंगे, आप फॉर्मेट में करिएगा, ठीक है। पहला एंट्री ध्यान दीजिए, पहला एंट्री आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। कितने पे मिलेगा, जितने डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मिला। कितने डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन मिला था, 6,000 के लिए मिला था ना। पब्लिक 6,000 के लिए अप्लाई किया था, 6,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 20 के हिसाब से, और कितना परसेंट है, 9%। लिखिए एंट्री लिखिए। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो बैंक डेबिट जहां पे लिखते थे ना, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वहां पे लिखिएगा बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और वहां पे परसेंटेज लगा के लिखिएगा। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तरीका बाकी वही रहेगा। कितने डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मिला, 6,000 के लिए, और एप्लीकेशन मनी कितना है, 20, मतलब 1,20,000 यहाँ पे आपके पास आया है। आया है ना 1,20,000। यहाँ लिख दीजिए नरेशन की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 6,000 डिवेंचर ₹20 इच, 20 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन मनी 6,000 डिवेंचर के लिए मिला 20 रुपए के हिसाब से, ठीक ना। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या करना है बच्चे, सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में जितने में पहले एंट्री में 9% डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट है, दूसरे एंट्री में उतने से डेबिट कर दो यहाँ पे। तो चलिए करिए 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000, जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर दीजिए। अब ध्यान रखो, शेयर वाले में क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो जहां पे टू शेयर कैपिटल लिखते थे वहां पे डिवेंचर लिखोगे, ठीक ना। तो चलिए लिखिए टू 9% डिवेंचर अकाउंट, टू 9% डिवेंचर अकाउंट। और 9% डिवेंचर फिगर कैसे लिखेंगे, जितना डिवेंचर अलॉट किए इनटू फेस वैल्यू। कितना डिवेंचर अलॉट किए, 5,000, और फेस वैल्यू कितना है एप्लीकेशन का, 20। तो चलिए यहाँ पे फिगर आएगा डिवेंचर में 5,000 अलॉटेड इनटू 20। जैसे शेयर कैपिटल में लिखते थे ना, याद होगा कि जितना अलॉट किए उसके हिसाब से शेयर कैपिटल में, ऐसे जितना अलॉट किए उसके हिसाब से डिवेंचर में। तो यहाँ आ गया 1,00,000। अब देखो बच्चे, अब जो डिफरेंस है 20,000 का, डेबिट क्रेडिट तो बराबर होना चाहिए, बट 20,000 के डिफरेंस के लिए आप अपने वर्किंग नोट को देखिएगा कि 20,000 कहाँ गया है। देखो 20,000 जो है इसमें से आपने 6,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, अब 14,000 रिफंड किया है, क्या है ना। तो चलिए इसको लिखिए, जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हो उसके लिए टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अलॉटमेंट एडजस्ट किए थे, 6,000, और जिसको रिफंड किए हो, वापस किए हो, उसका पैसा टू बैंक अकाउंट, कितना वापस किए हो, 14,000, ठीक ना। हो गया ना। नरेशन लिखिए, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन मनी डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये दो एंट्री हो गया बच्चे। फर्स्ट टू एंट्री नोट करिए,
हो गया। चलिए अब बच्चे ड्यू डेट आएगा तो आप अलॉटमेंट मांगिएगा, ड्यू डेट आएगा ना तो अलॉटमेंट मांगिएगा, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करिएगा। ऑल्दो आपके पास ऑलरेडी अलॉटमेंट का 6000 पहले से है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बट इससे मतलब नहीं है, ड्यू डेट पे आप अलॉटमेंट मांगेंगे। चलिए अलॉटमेंट मांगते हैं। अलॉटमेंट जब आप मांगेंगे तो अलॉटेड डिवेंचर के हिसाब से मांगेंगे, ना कि अप्लाइड के हिसाब से, क्योंकि जिसको आप अलॉट किए उसी से अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे कि सबसे मांगोगे? नहीं, जिसको अलॉट किए। कितने लोग को अलॉट किए हैं? 5000 पे, तो 5000 इंटू अलॉटमेंट का ये 20 रुपया। चलिए मांगिए, अलॉटमेंट मांगिए। 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अलॉट कितना किए हैं? 5000। 5000 पे अलॉटमेंट मनी 20 के हिसाब से 1,00,000 रुपया अलॉटमेंट मांगे हैं। ठीक है, यहां लिख दीजिए अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू का मतलब मांगा गया। अब बच्चे अलॉटमेंट सबने दिया है तो इसका मतलब क्या पूरा 1,00,000 का 1,00,000 मिला? नहीं, 1,00,000 मांगे, जिसमें से 1,00,000 मांगे, जिसमें से पहले से ऑलरेडी 6,000 एडजस्ट किए थे डिवेंचर अलॉटमेंट में एप्लीकेशन वाला पैसा। 1,00,000 मांगे लेकिन पहले से एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट किए थे, कितना? 6,000। तो 1,00,000 मांगे, उसमें वो 6,000 कम मिलेगा, तो कितना मिलेगा? माइनस करिए, 94,000। तो जो मिलेगा लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 94,000 मिलेगा। ठीक है, लिख दीजिए अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। ठीक है बच्चे, ओके। अब अलॉटमेंट मिल गया, अब फर्स्ट कॉल की बारी आया तो फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फर्स्ट कॉल मांगिए। फर्स्ट कॉल अलॉटेड 5,000 पे 30 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगिए। 30 रुपीज़ है फर्स्ट कॉल में। 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। 5,000 डिवेंचर अलॉट किए थे, इस पे 30 के हिसाब से 1,50,000 फर्स्ट कॉल का ड्यू हुआ। यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल मांगा गया। और फर्स्ट कॉल सबने दिया है, क्योंकि आपको क्या कहा गया था? फाइनल कॉल नहीं मिला 200 पे, फर्स्ट कॉल मिला है। तो फर्स्ट कॉल मिला है तो फर्स्ट कॉल जितना मांगे उतना मिला है, पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जितना मांगे हैं उतना पैसा मिलेगा, जितना मांगे हैं उतना पैसा मिलेगा। लिख दीजिए फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, जितना मांगे उतना मिल गया। फर्स्ट कॉल किसी के यहाँ कोई अरियर नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए। हो गया, ओके। अब देखिए बच्चे, अब सेकेंड कॉल की बारी आएगा। क्या कहा गया था कि सेकेंड कॉल सबने दे दिया, केवल 200 डिवेंचर पे फाइनल कॉल नहीं मिला। तो 200 पे नहीं मिला तो सुनो, तो हमें पैसा नहीं मिला, इस बात का इंपैक्ट बैंक एंट्री में पड़ेगा। ड्यू एंट्री में इससे कोई मतलब नहीं है कि किसने दिया पैसा किसने नहीं दिया। तो चलिए 5,000 अलॉटेड डिवेंचर पे 30 के हिसाब से फाइनल कॉल मांगिए, अलॉटेड पे 30 के हिसाब से फाइनल कॉल मांगिए। लिखिए 9% डिवेंचर
फाइनल, यही सेकेंड एंड फाइनल था कि फाइनल था? फाइनल था, सीधे लिखिए या सेकेंड एंड फाइनल कर लो। 9% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। 5,000 डिवेंचर पे 30 के हिसाब से 1,50,000 मांगे फाइनल कॉल का पैसा। लिख दीजिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ड्यू का मतलब मांगा गया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, अब सुनो बच्चे, ये पैसा मांगे, अब हमें पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो सबने दे दिया, केवल 200 डिवेंचर पे फाइनल कॉल नहीं मिला। 200 इंटू 30, 200 इंटू 30, 6,000 रुपया कम मिला। जब बताइए 1,50,000 मांगे, उसमें 6,000 कम मिला, तो कितना मिला? 6,000 माइनस कर दीजिए, 1,44,000। चलिए लिखिए उसको, लिखिए जो मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,44,000। लिख दीजिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है, ओके, ये आपका हो गया। अच्छा एक बात और बता दें, जैसे बच्चे याद करो, शेयर में कोई पैसा नहीं देता था तो शेयर को आप फॉरफिट करते थे, बाद में उसको री इशू करते थे, फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। डिवेंचर में ये सब कहानी नहीं है कि पैसा नहीं दिया तो बस वहीं तक लिखना है, फॉरफिट नहीं होता। डिवेंचर फॉरफिट नहीं होता है, री इशू नहीं होगा, इसका बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब डिवेंचर में ये सब काम नहीं करना है, और जो काम ये सब करते थे शेयर में, वही पोर्शन शेयर का आपको टफ लगता था, याद है ना? तो डिवेंचर में ये सब काम नहीं करना है, ठीक ना? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हो गया। चलिए तो आपको ये क्वेश्चन रहा बच्चे, ये क्वेश्चन रहा कि डिवेंचर हम इशू कैसे किए, पार पे, ठीक ना? ये क्वेश्चन रहा, नोट करिए इसको। और ये आपका सॉल्यूशन रहा, जिसमें ये शुरू के 3 एंट्री हैं, नोट कर लीजिए, हो गया। आफ्टर डेट ये उसके बाद के 3 एंट्री हैं, देन ये लास्ट की एंट्री है, ठीक है? और ये सारे एंट्री एक साथ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, और ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है? ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, बच्चे आपको ऑनलाइन समझ में आता है और आप चाहते हो ऑफलाइन पढ़ना, तो जो भी बच्चे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, तो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, साथ में CUET का BCom और MCom एंट्रेंस का पढ़ाई होता है, और BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर क्लासेस चलता है। इसके साथ ही बच्चे जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वो वाराणसी में लंका पे है। लंका पे कहाँ पे? तो रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करने के लिए आप वाराणसी में लंका पे विजिट करिए। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हो और आप चाहते हो ऑनलाइन लेक्चर पाना, तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से कोर्स परचेज करिए, पेड कोर्सेज, फ्री नोट्स भी अवेलेबल है वहाँ पे।
और YouTube पे गुडविल एडुकेयर के चैनल है को सब्सक्राइब करिए, और उस चैनल पे जो गुडविल एडुकेयर का चैनल है सभी लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर को आप जिस चैप्टर की नीड है उसको लेक्चर को देखिए और समझिए, बहुत इन डेप्थ डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। सभी लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है। इसके बाद बच्चे, अगर आपने गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आज के वीडियोज़ को फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत करके सभी कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आपके साथ से भी, आपके साइड से भी एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करें, उन तक भी कॉमर्स का सही कंटेंट पहुंच सके और सिस्टमेटिक, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे और CUET का प्रिपरेशन करेंगे तो आपका BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, और हम उम्मीद करते हैं आपके सपने को भी हम साकार करेंगे, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चन बनाते रहिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।